तो बैक बेंचर्स कैसे हो आप सब लोग, होप सब कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल द बैक बेंचर्स। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एक बैक बेंचर्स में, जिसमें आप जुड़े हैं हमारे साथ। जो कि हम देख सकते हैं हमने अभी अब हिस्ट्री की जो बुक है वो कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखी तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और अपने एंशिएंट इंडिया को पूरे अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और अर्ली मेडिवल इंडिया सॉरी। सो उसके बाद अभी हमने अपने बिल्कुल न्यू सीरीज स्टार्ट की है एक ईवीएस, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंसेज में हम देखते हैं कि हमें हमारे जो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। सो अभी तक हमने देखा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से जो हम हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे एक उसके लिए, या फिर इन्वायरमेंट की स्टडीज़ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या वो इन्वायरमेंट हमारे लिए रोल प्ले करता है। और भी हमने देखा कि स्ट्रक्चर क्या होता है इन्वायरमेंट का, हमने डेफिनेशन देखी, हमने बड़ी ज़्यादा अप्रोचेस देखी जिसमें हमने डिटर्मिनिज्म पढ़ा, ठीक है, पॉसिबिलिज्म की थ्योरी पढ़ी हमने, उसके बाद इकोलॉजिज्म की भी थ्योरी पढ़ी, अप्रोच पढ़ी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके वीएस की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और आज हमारा चैप्टर है सेकंड, ठीक है, जो हमने कल चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था और इन्वायरमेंट, जिसमें हमने इन्वायरमेंट के बेसिक्स बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं। होप कि आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपका कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो विद टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम अपने बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है इकोसिस्टम, ठीक है। मैंने आपको कल ही बता दिया हुआ था इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो आज हम देखने वाले हैं क्या क्या होता है इकोसिस्टम में, क्या क्या हमारा स्ट्रक्चर। तो उससे पहले एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हमारा क्या क्या स्ट्रक्चर होने वाला है। स्ट्रक्चर में हम मतलब क्या क्या पढ़ेंगे उसमें। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के लिए क्या बारे में होता है। उसके बाद इकोसिस्टम क्या होता है, क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, इकोसिस्टम के फीचर्स क्या है, साइज क्या है, ठीक है। लार्जेस्ट इकोसिस्टम जैसे हमको पता है कि बायोस्फीयर, जैसे मैंने आपको कहाँ बताया कल बताया कि जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, ओके, उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। उसके बाद हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे इकोसिस्टम के। मैंने आपको कल ही वैसे बता दिया नॉर्मल इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम के इन्वायरमेंट के कंसेप्ट कौन कौन से होते हैं। एबायोटिक होते हैं और बायोटिक होते हैं, ठीक है। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग और बायोटिक मतलब लिविंग, ठीक है। एबायोटिक में आएगी लाइट टेम्परेचर, उसके बाद वाटर एयर। बायोटिक में आ गया ह्यूमंस, प्लांट्स एक्सेट्रा, ठीक है। देखो मैं हमने जैसे कि अभी देखो ये सारा जो सीरीज है ना, जब अब एक बुक होती है, ठीक है, उसमें जो चैप्टर होते हैं 1 2 3 वो ऐसे नहीं रैंडमली नहीं रहते। जो चैप्टर फर्स्ट होगा उसका चैप्टर सेकंड के साथ कहीं ना कहीं लिंक होगा, और जो चैप्टर सेकंड का थर्ड के साथ लिंक होगा, ठीक है। सो हम देख रहे हैं जो ये सीरीज है इसमें भी कहीं ना कहीं लिंक होगा। अब जो फर्स्ट चैप्टर जैसे हमने पढ़ा, अभी जब भी हम किसी भी चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो हम बेसिक लेवल पे उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सो जो कल हमने चैप्टर पढ़ा और इन्वायरमेंट, उसमें हमने सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसको उसमें देखा इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या डेफिनेशन होता है। नॉर्मली 2-3 स्कॉलर्स की हमने अप्रोचेस पढ़ी हैं, ठीक है। सो अब आगे जो हम उसको और एलैबोरेटिव वे में पढ़ते हैं। जैसे हमने 10th में 9th 10th में हम पढ़ते हैं कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें हमको सिर्फ नॉर्मली बताया जाता है। अगर बात करो 6th 7th की हिस्ट्री की तो वहाँ पर हमको सिर्फ नॉर्मली बताया जाता है हिस्ट्री के क्या है, मेडिवल इंडिया के 2 सुल्तानों के नाम बताए जाते हैं। 9th में उसी के कंपेरिजन में आएंगे तो फिर हमको इकोनॉमिक हिस्ट्री बताते हैं, जहाँ पर हमको पेस्टोलिज्म नोमैड्स के बारे में बताते हैं। 10th में आते हैं तो फिर थोड़ा सा और लेवल स्टैंडर्ड हाई हो जाता है। 11th में और 12th में पूरी तरह से हमको हिस्ट्री बताई जाती है, ओके। उसके बाद BA, अब कॉलेज में आ जाओ तो BA करते हो, उसमें हमको और फिर थ्योरीज देखने को मिलती हैं उसके बाद हिस्ट्री की। और उसके बाद हिस्ट्री के जो स्कॉलर्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलते हैं, अप्रोचेज देखने को मिलती हैं, ओके। और उसके कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं, जो कि हम इससे पता लगता है कि जो 6th क्लास और अगर हम बात करें 12th क्लास, ठीक है, तो 6th क्लास में वही सब्जेक्ट है, वही हिस्ट्री है, और 12th क्लास में वही सब्जेक्ट वही हिस्ट्री है, लेकिन इनके कंटेंट में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है, ठीक है। 6th क्लास में बिल्कुल बेसिक पढ़ाया जाता है, 12th क्लास में बिल्कुल एडवांस लेवल को पढ़ाया जाता है। सो वैसे मैं आपको सॉरी वापस अपने टॉपिक से भटक गया। सो कल हमने अपने से एक जो आगे इन्वायरमेंट सीरीज चल रही है उसमें उसका सिर्फ हमने बेसिक देखा। आज हम सेकंड चैप्टर में अपने इकोसिस्टम में उसको कंटिन्यू करते हुए, जो कि इकोसिस्टम कहीं ना कहीं पिछले वाले चैप्टर से ही लिंक है। सो आई होप कि आपने उसको देखा होगा और आपके कहीं ना कहीं बेसिक्स क्लियर हुए होंगे कल के वाले। सो आज का अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा कि हमने इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इकोसिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद कंपोनेंट्स देखेंगे, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स देखेंगे। कल हमने सिर्फ इनको दोनों लेवल को सिर्फ बेसिक लेवल पे देखा था, लेकिन आज हम इसको अच्छे से देखेंगे, ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे टॉपिक लेवल फूड चेन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने जो बताया कि फूड चेन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम सारे फूड चेन पे ही डिपेंड है, ओके। उसके बाद टाइप्स ऑफ फूड चेन की, सिर्फ फूड चेन एक उसकी भी टाइप्स होती हैं। उसके बाद न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इकोलॉजी सिस्टम, उसके बाद सैमरी, ओके। सो इतना अगर आपने सबने पढ़ लिया तो इकोसिस्टम जो चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और आई होप कि उसके बाद आपको कोई बात नहीं दिसके, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं नॉर्मली। यहाँ पर भी आप देखेंगे जो कल के जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल है, कल के जो कुछ लाइन्स है वो यहाँ पर दिखा अप्लाई की गई हैं। अच्छा, सो इंट्रोडक्शन इन क्वेश्चन के बाद, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन विच इज नोन टू सपोर्ट लाइफ, ठीक है। सो अब यहाँ पर अर्थ इज द ओनली प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। यहाँ पर जब आप फर्स्ट ये वाला लाइन पढ़ते हो ना तो आपको कन्फ्यूजन हो जाती है कि नहीं सिर्फ अर्थ ही नहीं है जो कि सन के आसपास घूम रहा है, बाकी और भी प्लैनेट्स हैं जो कि सन के आसपास घूम कर रहे हैं। रिवॉल्व और रोटेट में बड़ा आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता होना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर चलो आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। रिवॉल्व और रोटेट में फ़र्क होता है। अब ये प्लैनेट है, ठीक है, हमने देखा
कि यहीं से एक्चुअली पता लगता है जब अर्थ यहाँ से लेकर पूरा यहाँ से घूम के अपने यहाँ पर पहुँचता है तो उसका 1 साल होता है, मतलब 1 ईयर कंप्लीट होता है, तो उसको रिवॉल्विंग बोलते हैं। लेकिन जब अर्थ, हमने देखा कि जैसे धरती में दिन और रात कैसे होते हैं, ठीक है, अभी यहाँ से सूरज है, सूरज नहीं मूव कर रहा है, अर्थ मूव कर रही है, सूरज अपनी लाइट यहाँ से मार रहा है, ठीक है, लेकिन अभी अर्थ का जो ये वाला हिस्सा है अभी ये सूरज की तरफ है, लेकिन जब अर्थ घूम जाएगी फिर ये वाला हिस्सा जब यहाँ पर पहुँच जाएगा और ये वाला हिस्सा अर्थ के सन के सामने आ जाएगा, तो ये वाला हिस्से के सामने रात आ जाएगी, क्योंकि ये वाला हिस्सा ऑब्वियसली यहीं चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ सन स्टेबल है, ठीक है, यहाँ से एनर्जी आ रही है सन की लाइट है, अभी अर्थ यहाँ पर, अर्थ रोटेट करेगा यहाँ से अपनी जगह पे, मतलब अपनी जगह पे जब कोई चीज़ घूमती है उसको रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। सो अर्थ यहाँ से ईस्ट से, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि कभी सन जो है, मैं आपके टॉप एक और क्लियर कर देता हूँ, जो सन जो है कभी भी ईस्ट से वेस्ट नहीं घूमता है, ठीक है, सॉरी, अर्थ जो है कभी ईस्ट से वेस्ट नहीं घूमती है, आपका अगर आपको डर होगा तो, क्योंकि हम देखते हैं कि मतलब सूरज हमारे ईस्ट साइड से आता है तो हम सोचते हैं कि जो है अर्थ है वो ईस्ट से वेस्ट घूमती नहीं। देखो सूरज की लाइट यहाँ से आ रही है, इसका मतलब सूरज ईस्ट में लाइट कर लेते हैं, सूरज की लाइट यहाँ से आ रही है और मतलब सूरज यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है ना। सूरज ये हमारी धरती है, ठीक है, हमारी धरती, हम यहाँ से आसमान में देख रहे हैं, सूरज सुबह यहाँ पर है, फिर 12 बजे यहाँ पर होगा, 4 बजे यहाँ पर, 5 बजे यहाँ पर, 8 बजे यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो मतलब ईस्ट से वेस्ट थोड़ी घूम रहे हैं हम, नहीं, हमारा डाउट यहीं पर है। बट जो है अर्थ स्टेबल, सन स्टेबल है, उसकी लाइट यहाँ पर रही है, अर्थ यहाँ वेस्ट से ईस्ट में घूम रही है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट में घूम रही है, तभी तो यहाँ पर सब ये सन यहाँ से ऐसा हमको लग रहा है यहाँ पर है। सो अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट में घूमती है, ठीक है। सो ये मैं आपको बता रहा था। अच्छा, हम बात करें रोटेशन की। सो अर्थ जब यहाँ से अपने एक्सिस पे वेस्ट से इस साइड के लिए रोटेट करेगी, सॉरी, जो मैंने आपको यहाँ पे रोटेट डायग्राम बना दी, ये यहाँ से ऐसा होता है, ठीक है, देखो। तो जब यहाँ अर्थ वेस्ट से यहाँ ईस्ट साइड रोटेट करेगी तो सन की लाइट जिस एरिया में पड़ेगी वहाँ पर दिन होगा, और जहाँ पर जो रोटेशन से ये वाला पार्ट यहाँ पर पहुँच गया हुआ है, यहाँ पर रात होगी। ओके, आई होप आपने ये डाउट अपना क्लियर कर लिया होगा। ओके, सो हम मेन लाइन में क्या पढ़ रहे थे कि अर्थ इज द ओनली प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। हम ये पढ़ रहे थे कि अर्थ, इस लाइन से हमको इतना पता लगता है कि अर्थ जो है सिर्फ अर्थ ही जो है एक प्लैनेट है जो अर्थ के रिवॉल्व घूम रहा है, अर्थ के अराउंड घूम रहा है। लेकिन हमने आगे वाली लाइन नहीं पढ़ी है, सो पूरी लाइन पढ़नी है। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन विच इज नोन टू सपोर्ट लाइफ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन प्ले करती है, ये भी लाइन बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट, विच इज नोन टू सपोर्ट लाइफ। इसका मतलब पूरे के सोलर सिस्टम में हम देखते हैं कि 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, बल्कि विनर्स, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ओके, सो 8 प्लैनेट हैं। सो उन 8 प्लैनेट्स में सिर्फ एक अर्थ है, उन 8 प्लैनेट में सिर्फ एक अर्थ है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। ओके, इस लाइन के तरह मतलब हुआ, देखो एक इंच साउंड लाइन से कितना बड़ा मतलब हुआ है और हमने कितना बड़ा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लिया। ओके, सो अर्थ ही पूरे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। ओके, सो इसका मतलब ये था, despite the vastness of Earth, life exists only in a very thin layer in evolving the Earth called biosphere. Sun is the only source of energy which enables continuous interaction among the various life forms. Okay, so ये आप देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो हम ये लाइन हमने कल भी पढ़ी थी, लेकिन अभी थोड़ा सा और अच्छे से बताइए कि अर्थ ही जो है एक पूरे सोलर सिस्टम में अभी तक अर्थ ही है हमको, जहाँ पर मतलब, क्योंकि अर्थ में क्या बायोस्फीयर है और एटमॉस्फेयर अर्थ के पास अपना। ओके, बाकी प्लैनेट्स के पास नहीं है, इसलिए ऑब्वियसली। और यहाँ पर बता रहा है कि जो सन है, सिर्फ सन ही एक ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमने देखने की जो ऐसा है कि आज सन है तो कल सन नहीं है, या फिर एक महीने बाद सन है, या फिर चाहे बारिश हो जाए, बादल आ जाए, या फिर हम देखते हैं कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लग जाता है, सूर्य ग्रहण, तो ऐसा नहीं कि उस दिन सूरज है नहीं। सन जो है परमानेंटली है, ठीक है, वो आज भी देगा, कल भी है, परसों भी है, तो मतलब जब तक लाइफ एग्जिस्ट करती है वो सन रहेगा। ओके, और यहाँ पर बात हो रही है कि वही सोर्स ऑफ एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि आज बारिश है, बादल है तो सन ढक गया हो तो सन आज नहीं आएगा, नहीं, कहीं ना कहीं सन है, लेकिन बादलों ने उसको छुपा दिया। तो मतलब सोर्स इतना, ये कहने का मतलब ये है कि सन एक बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी देखने को मिलता है, कि मतलब जिसकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, आज सुबह ये, कल, आज रात हुई है, कल सुबह फिर सन आ जाएगा, ठीक है। तो सन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ, ठीक है। इन द प्रीवियस यूनिटी वी हैव ऑलरेडी, चल इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, सो हमको यहाँ पर इकोसिस्टम की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन देखने को मिल रही है, देखते हैं क्या है। द एक्शन, देखो यहाँ से है, द एक्शन एंड इंट्रैक्शन ऑफ फिजिकल एंड लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मेक अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप कॉल्ड इकोसिस्टम, ठीक है। जब फिजिकल जो कंपोनेंट है या फिर जो किसी ऑर्गेनिज्म के साथ जब उनका एक रिलेशनशिप बन जाता है, मैंने आपको बताया कि किस तरह से कल पहले चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन किया, किस तरह से इंट्रैक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। जब वो एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करते हैं और उस इंट्रैक्शन के उस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। ओके, हम आगे जाके पढ़ेंगे। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? ओके, you and I, as I know, live in defined area of Earth where plants and animals, including ourselves, develop relationship with each other for life, food, water, shelter, and mates. This creates unit has both living and non-living environment component, which are interdependent and related to terms of their structure, component, and functioning. This discrete unit is called ecosystem. So यहाँ पर नॉर्मली इतने बताया गया कि जो हमने देखा कि किस तरह से जो प्लांट्स है, एनिमल्स, ह्यूमंस, ठीक है, वो एक दूसरे पे डिपेंड है,
ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मैंने आपको पहले बताया कि जो प्लांट्स है वो किसी पर डिपेंड नहीं है। हम देखेंगे जो सबसे अर्थ के जो इकोसिस्टम इन्वायरमेंट के सबसे प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन से होते हैं? प्लांट्स हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में CO2 की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वो कहाँ से मिलते हैं? उनको ह्यूमंस प्लस एनिमल्स से देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं हमको भी देखने को मिलता है कि जो प्लांट्स है वो भी एनिमल्स पे डिपेंड है। ओके, और हमको पता है एनिमल्स तो बेसिकली प्लांट्स पे डिपेंड है। एनिमल्स घास खाते हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स जैसे एनिमल्स में थ्री टाइप्स होती हैं, ठीक है। हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओनिवोर्स, ठीक है। तो हार्बीवोर्स जो होते हैं कहीं ना कहीं जो घास पे डिपेंड होते हैं, जो कार्निवोर्स वो एनिमल को ही खाता है, वो आगे जाके अलग सिस्टम है। बट मैंने आपको बताया कि जो ये तीनों ऑर्गेनिज्म हैं, ये तीनों हैं इन्वायरमेंट के जो स्पीशीज़ है एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है। इनकी जो इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ होती है, जिस तरह से वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं नेचर में, उसको इकोसिस्टम का दर्जा दिया गया, ठीक है। क्योंकि हम एक पर्टिकुलर डिफाइंड एरिया में रहते हैं। ओके, डेफिनेशन क्या है इकोसिस्टम की? एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज एनी पार्ट, एक बायोसिस्टम एक पार्ट, एक पर्टिकुलर पार्ट, एक सिस्टम उसको बोलते हैं जो एक पार्ट है पर्टिकुलर, दैट इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म दैट फंक्शन टुगेदर द बायोटिक कम्युनिटी इन अ गिवन एरिया, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिजम्स का वाला समझते हो, ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स और भी जो स्पीशीज़ हैं। ओके, जो भी सारे स्पीशीज़ है वो एक जब पर्टिकुलर एरिया में आ रहे हैं, ओके, वो एक बायोटिक कम्युनिटी बना रहे हैं वहाँ पर इन अ गिवन एरिया, इंटरेक्टिंग विद फिजिकल इन्वायरमेंट ए बायोटिक कंपोनेंट। ओबियसली जब वो फिजिकल इन्वायरमेंट में यहाँ के जो पेड़ पत्ते हैं, पहाड़ हैं, नदी है, ओके, उनके साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, सो दैट the flow of energy clearly leads to defined biotic structure and cycling of materials between living and non living। so मतलब ये जब उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ, जब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ओके, नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करते हैं, ओके, उन पर डिपेंड हो जाते हैं बाद में टाइम। सो उस जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बता रहा है कि किस तरह से उसको बाद में इकोसिस्टम पे डिपेंड है, मतलब कहीं ना कहीं है। सो द इकोसिस्टम इज दस अ डायनेमिक स्ट्रक्चर which involves the interaction between living and non-living components of ecosystem and includes the input, transfer, storage of input of energy as well as cycling of essential materials. The ecosystem, all processes that occur in the ecosystem are energy dependent. Illustrate this beautifully. Ecosystem differ greatly in composition of numbers in kinds of species and in kinds of relative proportion of non-biological constitutes in the degree of variation in time and space. The study of ecosystem is based on structure of function. नॉर्मली बस कुछ नहीं बताया यहाँ पर इकोसिस्टम की बात बताई कि वहाँ पर कितने स्पीशीज़ पाए जाते हैं अलग अलग टाइप्स में, अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। नेचर के अलग अलग पार्ट्स में उनकी क्या फंक्शंस होते हैं, क्या वो किस तरह से एक दूसरे से मिलते हैं डिफरेंटली, ओके, उनकी कंपोजिशन किस तरह से की गई है, और कौन कौन से स्पीशीज़ है, उनके किस स्पीशीज़ के साथ मतलब कैसा रिएक्शन देखने को मिलता है हमको इन इकोसिस्टम में, ठीक है। सो द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइंड बाय प्रोफेसर आर्थर टनस्ले इन 1935, ठीक है। सो आपको ये देखो यहाँ से फिर एक MCQ देखने को मिल जाता है हमको इंपॉर्टेंट कि जो टर्म है इकोसिस्टम सबसे फर्स्ट किसने कॉइन की थी, वो प्रोफेसर आर्थर टनस्ले ने की थी इन 1935 में। ओके, अच्छा, इकोसिस्टम के फीचर्स क्या क्या हैं? इकोसिस्टम हैव बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फीचर्स, सम ऑफ विच यू हैव स्टडीड इन यूनिट फर्स्ट एंड अदर्स विच विल यू स्टडी इन दिस यूनिट, ठीक है। यू विल लर्न अबाउट सम अदर एस्पेक्ट्स इन द फोर कमिंग यूनिट। इकोसिस्टम फीचर्स एज, सो यहाँ पर इसमें ये बताया कि इकोसिस्टम के जो फीचर्स हैं हमने जो फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ लिए हैं, आने वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे और चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट फीचर क्या है? स्ट्रक्चरल फीचर देखने को मिलता है हम इकोसिस्टम का पढ़ेंगे। ये स्ट्रक्चरल सिस्टम क्या होता है? सो एक्चुअली मैं आपको बता दूं एग्जाम के लिए, जैसे आप BE1 इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, जब हमने देखा कि इसमें थ्योरेटिकल नहीं पूछा जाता लेकिन इसमें MCQs पूछा, तो आपने एक एक बात नोट करनी, कुछ भी MCQs में आता है ये इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि इकोसिस्टम के फीचर्स कौन कौन से होते हैं। ओके, सो आपको ये भी नोट करते रहना साथ साथ में। सो इकोसिस्टम के फीचर्स देखते हैं कि कौन कौन से इकोसिस्टम के फीचर्स हैं। सबसे फर्स्ट है स्ट्रक्चरल फीचर्स। Structural feature, the structural aspect of ecosystem refers to all elements that make up an ecosystem. The individual and community of plants and animals and non-living factors present in the ecosystem. The structural components include abiotic and biotic. अच्छा, नॉर्मली यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि किस तरह से जो एक इकोसिस्टम में कौन कौन से फीचर्स से मतलब स्ट्रक्चरल फीचर्स कौन कौन से स्ट्रक्चरल फीचर में बायोटिक नॉन बायोटिक दोनों आ जाते हैं। ए बायोटिक में मतलब लिविंग थिंग और नॉन बायोटिक में नॉन लिविंग थिंग कम्युनिटी के मेम्बर्स आ जाते हैं, ठीक है। सो वो भी सारे इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं। एबायोटिक कंपोनेंट्स में मैंने आपको बताया नॉन लिविंग कंपोनेंट आते हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डाइऑक्साइड, वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स मिलते हैं। ओके, क्लाइमेटिक रीजन्स, टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड टोपोग्राफी, ये एबायोटिक के कंपोनेंट्स हैं जो कि इस इकोसिस्टम में अपना रोल प्ले करते हैं और मतलब ये इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सो ये भी उसका एक पार्ट है।
बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं लिविंग थिंग्स से? प्रोड्यूसर्स में प्लांट्स देखने को मिलते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जो प्लांट्स है अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ओके, सो प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं उनको सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स कहते हैं। मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब नॉर्मल हो गए, जैसे अगर आप बात करो यहाँ पर प्लांट की, ठीक है, एग्जांपल देता हूँ। प्लांट में ये आ गया नॉर्मल प्लांट है, घास आ गया, घास को कौन खाएगा? हिरन, ठीक है, हिरन आ गया प्राइमरी, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी आ गया अपना शेर, ठीक है, लाइन। वो लाइन जब किसी तरह से हमारा लाइन को कोई खा मतलब ओबियसली कोई शिकार वगैरह नहीं करता, लेकिन किसी कारण अगर लाइन मर जाता है तो टर्शियरी लेवल पर उसको डिकम्पोज करना होता है, डिकम्पोजर होते हैं उसको, बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। सो हमने देखा कि प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी और टर्शियरी, तीन लेवल पे हमने देखा कि किस तरह से वो डिकम्पोज होता है, ठीक है। कंज्यूमर्स का स्ट्रक्चर है बताया यहाँ पे। ओके, उसके बाद डिकम्पोज मैंने पहले बताया सेप्रोट्रॉप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो बायोटिक कंपोनेंट्स के हमको तीन लिविंग कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर। एबायोटिक का कौन से मिलते हैं? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और क्लाइमेटिक। इनऑर्गेनिक में हमको ऑब्वियसली कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर मिलते हैं, और इनऑर्गेनिक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स। ओके, क्लाइमेटिक में कंडीशन क्या मिलते हैं? क्लाइमेटिक ऑब्वियसली क्लाइमेट में अपना कौन रोल प्ले करता है? टेम्परेचर करता है, मॉइस्चर करता है, लाइट, टोपोग्राफी। मैंने आपको बताया कि किसी पर्टिकुलर एरिया का स्ट्रक्चर कैसा है, तो वहाँ पर मिट्टी है, ज़्यादा प्लेन है, जंगल है, झाड़ियाँ हैं, उसको बोलते हैं टोपोग्राफी, ठीक है। सो ये था स्ट्रक्चरल फीचर। ओवरऑल स्ट्रक्चर जब हम स्ट्रक्चर शब्द सुनते हैं उससे क्या समझने को मिलता है कि किसी भी पर्टिकुलर का एक स्ट्रक्चर कैसा है, एक उसका हिंदी टर्म नहीं मिल रही, इसके लिए हिंदी में क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर मतलब एक ढांचा, ठीक है, कि लाइक कोई भी पर्टिकुलर जगह है, इतने इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इतने इसमें ये जंगल है, यहाँ से पहाड़ है, यहाँ पर क्लाउड्स है, ऑब्वियसली क्लाउड्स हैं, यहाँ पर सन मतलब यहाँ सन से यहाँ पर लाइट पड़ रही है, यहाँ पर प्लेन है, ठीक है, यहाँ पर नदी है, ठीक है। सो ये सारा जो है कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और ये सारे जो इसमें हमको देखने को मिलते हैं, चाहे वो फिजिकल फीचर और जंगल होंगे तो जंगल में यहाँ पर ऑब्वियसली एनिमल्स होंगे, यहाँ पर क्लाउड्स है तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन, बारिश होगी, और बारिश होगी तो यहाँ से नदी से ऊपर से कंडेंसेशन होकर इवेपोरेशन होकर हीट ऊपर जाएगी, फिर बारिश होगी। ओके, सो हीट है वो भी एक रोल प्ले करती है, उसको टेम्परेचर में आएगा, और उसके बाद जब नमी होगी तो बारिश के बाद ह्यूमिडिटी होगी। सो ये सब एक स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहा है। फिजिकल कंपोनेंट्स हैं ऑब्वियसली सारे, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है। अब फंक्शनल फीचर्स कौन से हैं? वो हमने स्ट्रक्चरल फीचर पढ़े। फंक्शनल फीचर्स कौन से हैं? फंक्शनल एस्पेक्ट्स रेफर्स टू ऑल प्रोसेसेस एंड इंटरेक्शन परफॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम। ओके, सो मतलब ये सो यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारा जो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम है वो किस लेवल पे फंक्शन कर रहा है, किस लेवल पे चल रहा है, हमको ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि कहीं पर बारिश हो रही है, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया लाइक घास है, उसको डियर खाएगा, मतलब हिरन खाएगा, हिरन को शेर खाएगा, शेर को वैसे वो डिकम्पोजर खाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने इसको बोलते हैं फूड चेन का एक नॉर्मल प्राइमरी प्रोसेस है, मैंने आपको बताया। सो यहाँ पर फंक्शनल फीचर में हमको देखने को मिलता है कि इन्वायरमेंट किस तरह का स्ट्रक्चर है, इन्वायरमेंट का किस तरह से इन्वायरमेंट चल रहा है, क्या क्या फीचर्स है इन्वायरमेंट के, फंक्शंस कैसे करता है। फंक्शन करता है एनर्जी साइकिल्स पे, ऑब्वियसली एनर्जी साइकिल फूड चेन पे, फूड चेन होगी तो तभी मतलब ये संसार चल रहा है, सर्कल चल रहा है। डाइवर्सिटी, इंटरलिंकिंग बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली हमको सिर्फ एक प्रकार की प्रजाति नहीं देखने को मिलती है, अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ देखने को मिल रही हैं इकोसिस्टम में, ठीक है। सो इसीलिए ये भी कारण है इकोसिस्टम के फीचर के लिए, क्योंकि अलग अलग प्रकार की प्रजातियों की है तो फूड चेन चल पाएगी और भी प्रोसेस हो पाएंगे, ना कि अगर एक ही टाइप का रहेगा तो हमको डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती, बायोडाइवर्सिटी नहीं देखने को मिलती है। ओके, न्यूट्रिएंट साइकिल, ऑब्वियसली कितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमको देखने को मिलते हैं एटमॉस्फेयर में, इकोसिस्टम में। सो ये सब हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे और सक्सेशन, ठीक है। सो ये है फंक्शनल फीचर्स, इनको आपको इतना ज़्यादा एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपने मेमोराइजेशन के लिए याद रखना है, ठीक है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइज ऑफ इकोसिस्टम का साइज़ कितना है। ऑब्वियसली हमको देखने को मिलता है इकोसिस्टम का साइज़ बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इकोसिस्टम एक बड़ा ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। ऑब्वियसली अर्थ का जो अर्थ है ऑब्वियसली वो पूरा एक इकोसिस्टम, और हमको देखने को मिलता है कि अर्थ का साइज़ कितना बड़ा है, ठीक है। सो इकोसिस्टम में वेरी इन साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट पडल ऑफ वाटर और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और लैंडस्केप, लार्जेस्ट फॉरेस्ट, अ बायोम, इवन द इंटायर ग्लोब बायोस्फीयर इकोसिस्टम। तो यहाँ पर हमको एक इकोसिस्टम की जो एक शेप देखने को मिल रही है, एक फिगर देखने को मिलती है। हम इसको फिगर को देखते हैं। अच्छा, हमको यहाँ पर देखो इस फिगर से देखने को क्या मिलता है कि इस फिगर से हमको इन्होंने इकोसिस्टम का एक पर्टिकुलर नजराना पेश किया हुआ है। ओके, सो इकोसिस्टम का सबसे फर्स्ट पार्ट है, अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलें तो सबसे फर्स्ट है बायोस्फीयर। ऑब्वियसली पूरा इंटायर अर्थ को बायोस्फीयर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अर्थ में लाइफ एक्सिस्ट करती है, और हमने देखा कि जहाँ पर लाइफ एक्सिस्ट करती है उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। अच्छा, अगर बायोस्फीयर से अगर आप एक स्टेप नीचे आओ तो हमको क्या देखने को मिलता है? बायोम देखने को मिलता है, कि जहाँ पर ज़्यादातर
कम्युनिटी रह रही है, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जा रही हैं इनकी एनिमल्स की। ओके, सो यहाँ पर हम इकोसिस्टम का एक स्ट्रक्चर देखने को क्वेश्चन मिलते हैं। देखो, अब एक बंदा एक पर्टिकुलर इंसान है, या फिर अब यहाँ पर एनिमल्स की बात हो, ठीक है, ये यहाँ पर पर्टिकुलर एक हिरन है, ठीक है। अब एक हिरन है, सो इतना इसी जगह में रह रहा है। ओके, अब सिर्फ इतना ही अर्थ नहीं है। अर्थ अगर हम बात करें इतना, तो अर्थ पर रिलेट करो इतना है। ओके, सो जब इतना है एरिया, जब और सारे हिरन आ जाएंगे, अब हमने देखा कि एक ही हिरन नहीं है जंगल में, हमको और देखने को मिल जाते हैं और हिरन हिरन हिरन। सो इतना एक ही हिरन है, ये क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे है हिरन। उसके बाद जब इतने सारे आ जाएंगे तो इनकी क्या होगी, पॉपुलेशन होगी, और एरिया बड़ा है। और आगे हम जब देखते हैं तो हमको क्या देखने मिलता है, हमको कम्युनिटी देखने को मिलती है, ना कि सिर्फ फिर हमको और थोड़े बहुत इधर खरगोश रैबिट्स देखने को मिलते हैं। ओके, टर्टल्स देखने को मिल जाएंगे हमको। ओके, हमको कहीं ना कहीं उसके अंदर पॉन्ड भेजेगा। ओके, वहाँ पर हमको मछली देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं, उस कम्युनिटी के आगे जब हम और कम्युनिटी मिल जाएंगी, कम्युनिटी हो जाएगी, तो उसके बाद हमको क्या देखने को मिलता है, हमको इकोसिस्टम देखने को मिलता है। इकोसिस्टम में जब इसमें और इंटायर इकोसिस्टम आ गया, फिर इसमें टेरेस्ट्रियल भी आ गया, एक्वाटिक भी आ जाता है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में हमने देखा लैंड के जो सभी प्राणी हैं वो आ जाते हैं। एक्वाटिक में जो हाइड्रो पानी के स्पीशीज़ है वो भी देखने को मिल जाते हैं। ओके, उसके बाद बायोम देखने को मिलता है, ओवरऑल अर्थ का जो बहुत बड़ा पार्ट। फिर जो है बायोस्फीयर बचता है, ओवरऑल अर्थ जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, समझे, ठीक है। जैसे अगर आप बात करो एक से, तो एक पर्टिकुलर इंसान से एक कॉन्टिनेंट, महाद्वीप कैसे बनता है, ठीक है। एक इंसान है, यहाँ से यहाँ इंसान हो गया, चाहे 5-6 इंसान हो गया, इसका मतलब एक घर बन गया, इसका एक बंदे का घर, ठीक है। यहाँ से घर मिल गए, तो क्या भाई, घर बन गए, इतने घर हो गए तो गाँव बन गया, ठीक है। गाँव से गाँव बने, गाँव, ठीक है, क्या बनी, तहसील बनी, ठीक है। और तहसील, यहाँ से ये तहसील मिला, ये क्या बना, डिस्ट्रिक्ट बनी, ठीक है। और यहाँ से ये डिस्ट्रिक्ट, इस सब जब इन डिस्ट्रिक्टों को मिलाया तो क्या बना, एक स्टेट बनी, ठीक है। इस स्टेट्स को मिलाया, इतने स्टेटों को मिलाया, क्या बनी, एक कंट्री बनी। इस कंट्री को मिलाया, क्या बना, कॉन्टिनेंट बना। शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत यहाँ से इस बंदे से हुई थी, घर से हुई थी। उसी तरह से यहाँ पर भी बताया गया कि एक इंडिविजुअल से जब हमको देखने को मिलता है, जब उसको इलेबोरेट किया जाता है, और जब उसके साइज़ का, इकोसिस्टम के साइज़ की बात करें एक्चुअली यहाँ पर हम, ठीक है, कि किस तरह से जब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से जब वो मिल जाता है, जब उसके और आगे जब हम इकोसिस्टम एक से शुरुआत करते हैं, जब हम आगे जाके इकोसिस्टम की ओर पढ़ते जाते हैं और इकोसिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे इंडिविजुअल हो गया, उसके बाद जब इसकी सारी पॉपुलेशन आ गई, इसकी तरह और ऊपर आ जाती है, उसको क्या गिना जाएगा, पॉपुलेशन गिना जाएगा। और आगे जब हम जाते हैं इकोसिस्टम के पढ़ने में, बारे में इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को जानने के लिए, सो हमको कम्युनिटी देखने को मिलती है इनकी। ओके, और यहाँ पर और भी प्रजातियाँ आ जाती हैं। उसके बाद हमको इकोसिस्टम देखने को मिलता है, जहाँ पर ये पर्टिकुलर इनका इकोसिस्टम है, जहाँ पर एक ये फिजिकली और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप को इकोसिस्टम हम बोलते हैं, हमने पहले पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमको बायोम देखने को मिलता है, उसके बाद बायोस्फीयर देखने को मिलता है, और इस टोटल को बोलते हैं इकोसिस्टम बोलते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो नेक्स्ट है लार्जेस्ट इकोसिस्टम, सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है। उसके पहले ओके, सो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, लार्जेस्ट इकोसिस्टम, सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है। हमने देखा कि काफ़ी तरह के इकोसिस्टम देखने को मिल रहे हैं। लार्जेस्ट इकोसिस्टम बायोस्फीयर है। सो इकोसिस्टम का एक पार्ट है बायोस्फीयर। हमने देखा कि पहले भी, कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कौन कौन से बायोस्फीयर होते हैं, कौन कौन से इकोसिस्टम में लेयर्स होती हैं। ओके, मैंने आपको पढ़ा, लिथोस्फीयर होती है, हाइड्रोस्फीयर होती है, एटमॉस्फेयर होती है। लिथोस्फीयर मतलब पानी, लिथोस्फीयर सॉरी जमीन, टेरेस्ट्रियल, हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी, एटमॉस्फेयर मतलब एयर मतलब जहाँ पर ओवरऑल जहाँ पर गैसेस पाई जाती हैं, ठीक है। सो लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर सबसे बड़ा क्यों है, क्यों सबसे बड़ा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि बायोस्फीयर में लैंड भी है, वाटर भी है और एटमॉस्फेयर भी है। कंपोजिशन ऑफ तीन, इन सब के मिलन से बायोस्फीयर बनता है। ऑब्वियसली जहाँ पर बायोस्फीयर होगा, लाइफ होगी, लैंड तो होगी। आसमान उड़ेंगे तो नहीं लोग, या फिर पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है, जो टेरेस्ट्रियल हैं, अगर आप बोलोगे पानी में जाएंगे, पानी में कैसे जाएंगे, जो ज़मीन पर रहते हैं वो उड़ेंगे थोड़ी, ठीक है। बायोस्फीयर में ये आ गया। अब बायोस्फीयर में हाइड्रोस्फीयर भी आती है, क्यों, क्योंकि जो पानी में रहने वाले जो जीव है वो हैं तो हैं, जिंदा ही है ना। हमने क्या पढ़ा कि बायोस्फीयर में लाइफ है, सो यहाँ पर। उसके बाद एटमॉस्फेयर, हमने एटमॉस्फेयर वहाँ पर होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर हमने देखा कि एयर की वजह से, ऐसा हमने पहले पढ़ा कि कोई भी ऐसा प्रजाति नहीं है जो कि एयर के बिना जिंदी है आज तक, ठीक है। तो वहाँ पर एयर का भी आएगा। सो तीनों के मिलन से बायोस्फीयर बनता है। ओके, वो इससे पता लगता है कि मतलब बायोस्फीयर ज़्यादा लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम का जो सबसे लार्जेस्ट लेयर है कौन सी, बायोस्फीयर है। ओके, याद रखनी ये बात। पर हमारे हाईलाइटेड के लिए, हमारे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहाँ पर देखो साइड पे एक ये बताया गया हुआ है
कि बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। ठीक है, जो बायोस्फीयर का ऐसा पार्ट है अर्थ का, बायोस्फीयर का ऐसा पार्ट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। इट इज़ अ नॉर्मल रेयर अराउंड सरफेस ऑफ अर्थ। इफ़ यू विजुअलाइज द अर्थ टू बी अ साइज ऑफ एन एप्पल द बायोस्फीयर वुड बी थिक एज स्किन। ठीक है, सो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर आप अर्थ को एक सेब में विजुअलाइज करोगे, ऐसे सॉरी, ठीक है, सो अगर आप अर्थ सेब ऐसे ही होता है ना, कुछ ऐसा ही होता है, तो अगर आप अर्थ को एक सेब की भांति में विजुअलाइज करोगे, इमेजिन करोगे, सो बायोस्फीयर क्या है, जो उसकी स्किन है, ठीक है, एक बहुत पतली सी, ठीक है, ओके, सो वो एक इतनी पतली सी लेयर की तरह दिखती है जितनी हमारी स्किन पतली है। ठीक है, सो बायोस्फीयर उतनी ज़्यादा पतली है अगर रात को आप ऐसे मिलते हैं। ओके, सो अच्छा आगे बढ़ते हैं। बायोस्फीयर आल्सो कॉल्ड इकोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर को और क्या बोला जाता है, बायोस्फीयर को और इकोस्फीयर बोला जाता है। इज अ पार्ट ऑफ अर्थ वाटर एंड एटमॉस्फेयर इन विच मैनी स्मॉलर इकोसिस्टम कैन एग्जिस्ट एंड ऑपरेट। द थ्री मेन सब डिवीजन ऑफ बायोस्फीयर आर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। मैंने जैसा को पहले बता दिया हुआ है। ठीक है, कि जो बायोस्फीयर है वो इन तीनों के कंपोजिशन से बनता है, और बायोस्फीयर को इकोस्फीयर बोलते हैं। इकोस्फीयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइफ प्रेजेंट है। ओके, एटमॉस्फेयर और द गैसेज इन्वॉल्व ऑफ अर्थ विच एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 225 किलोमीटर। ठीक है, सो अर्थ से 25 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर अब तक हमको जो गैसें देखने को मिलती है, वहाँ तक हमारा अर्थ से 25 किलोमीटर ऊपर तक हमको बायोस्फीयर देखने को मिलती है, क्योंकि वहीं तक ऑक्सीजन, उसके बाद ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जो कि लाइफ, उसके बाद लाइफ तो मुश्किल हो जाती है आगे। ठीक है, Figure 2.3 shows the idealized scheme of biosphere in relation to hydrosphere, atmosphere, and lithosphere. The area of contact of interaction between these three components is really important for life. It is here that the entire life is confirmed on the basis of process of life, like photosynthesis and respiration occurs. So यहाँ पर बताई गई है कि इस पिक्चर में हमको देखने को मिलता है कि तीनों, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो तीनों जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर के जो 3 पार्ट्स हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों पार्ट इस फिगर में हमको देखने को मिल रहे हैं। किस तरह से एक स्ट्रक्चर अर्थ के इकोसिस्टम को जो प्ले करने में रोल कर रहे हैं, क्योंकि हम देखा ये टेरेस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, देखो ये क्या है, हाइड्रोस्फीयर है, पानी। ठीक है, और ये क्या है, ये एटमॉस्फेयर है, हवा। ठीक है, सो हमको देखने को मिल रहा है हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर में भी लाइफ है। देखो, क्योंकि ये जो बर्ड्स है जो उड़ते हैं, ठीक है, पानी में जो मछलियाँ हैं हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, जो लैंड पर जो रह रहे हैं लिथोस्फीयर। सो इन तीनों के इंट्रैक्शन से क्या मिलता है, बायोस्फीयर बनता है। ओके, सो ये तीनों लेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं लाइफ के लिए। द बायोस्फीयर एक्सटेंड फ्रॉम द फ्लोर ऑफ ओशन 11,000 meter below to the surface of Earth on the top of highest mountain, or above 9,000 meter above as the main sea level. It mostly densely populated region in just above and below the sea level. Life in the biosphere is abundant between 200 meters to 600 feet जिसको हम बोलते हैं below the surface or the ocean of and about 6,000 meters above the sea level. ओके, सो बायोस्फीयर जो है वो अर्थ से हमने देखा कि जो समुंदर है उसमें 11,000 मीटर्स तक का फैला हुआ है, और अगर बात करें सी लेवल के ऊपर, सरफेस के ऊपर, धरती के ऊपर, सो वहाँ में 9,000 मीटर तक फैला हुआ है बायोस्फीयर का एरिया। ओके, सो हमने देखा कि इतना एरिया में बायोस्फीयर फैला, लेकिन बात करें अगर पर्टिकुलर अर्थ की बायोस्फीयर की, अगर इतना है, लेकिन हमको देखने को मिलता है कि अर्थ के 200 मीटर 200 फीट 600 फीट नीचे, 660 एक्चुअली 200 मीटर नीचे तक ही लाइफ है जो अबेटेड है। मतलब अर्थ के जो 200 मीटर नीचे तक ना लाइफ ज़्यादा, जो बायोस्फीयर है मतलब जो लाइफ है वो पॉपुलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है हमको, मछलियाँ और ज़्यादा एनिमल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है अर्थ से 200 मीटर, और अर्थ से 600 मीटर ऊपर तक, मतलब हमको देखते हैं जहाँ पर माउंटेन्स है, क्योंकि उसमें क्लाइमेटिक एटमॉस्फेयर के जो पक्षी वगैरह हैं वो भी आ जाते हैं। ह्यूमन्स तो ऑब्वियसली हैं ही हैं बहुत ज़्यादा। सो अर्थ के ऊपर से जब ऊपर की बात करें तो अर्थ के living organisms are not uniformly distributed throughout the biosphere. Only a few organisms live in polar regions, while the tropical rainforests possesses an exceeding rich diversity of plants and animals. The nutrients necessary for living organisms come from air, water, and soil, and not from outside. The same nutrients that are present in the biosphere are recycled over and over again for life to continue. The energy required for the life within the biosphere come from the sun, without which biosphere will collapse.
ठीक है। सो हमने देखा कि जो लाइफ है ना वो यूनिफॉर्मली नहीं है, कि मतलब जैसे हम अर्थ करें, यहाँ अर्थ की बात करें, सो ये अगर नॉर्थ पोल है या अगर साउथ पोल है, हमको पता है कि यहाँ पर अंटार्कटिका है और यहाँ पर नॉर्थ पोल है, मतलब कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा, क्योंकि पोलर रीजन है यहाँ पर लाइफ इतनी एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है और भी ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशन है जो जो लाइफ को सपोर्ट नहीं करती है। सो लाइफ जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर 100 लोग होंगे तो यहाँ पर भी 100 लोग ही होंगे या फिर यहाँ पर भी 100 लोग होंगे। अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह की टोपोग्राफी है, वो उनको बताती है कि उसके हिसाब से अलग अलग जगह पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, और भी जो हम देखते हैं कि बात जो लाइफ को नेसेसरी के लिए, जो लाइफ की नेसेसिटी के लिए जो न्यूट्रिएंट्स है, जो एयर वाटर हमको मिलती है, वो भी बायोस्फीयर के अंदर ही है, क्योंकि ऑब्वियसली एक जगह पे बारिश हो रही है, वहाँ से हीट का क्योंकि हमने देखा कि सोलर जो सन है वही सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है। ओके, उसके अलावा जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, सो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस सन की हेल्प की वजह से, सो वहाँ से जो वही फिर प्लांट्स पे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर उनको डिकम्पो हाई, उसके बाद उनको सेकेंडरी लेवल पे एब्जॉर्ब किया जाएगा, उसके बाद उनको डिकम्पोज किया जाएगा। सो यहाँ पर एक पर्टिकुलर चेन सिस्टम चलता जा रहा है जहाँ पर जिस पे लाइफ डिपेंड है। ओके, यहाँ पर हमको वो देखने को मिल रहा है, बायोस्फीयर इज एब्सेंट इन द एक्सट्रीम ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, the highest mountain and the deepest ocean since existing condition there they do not support life. Occasionally spores of fungi and bacteria to do occur a great height beyond 9,000 meters, but they are not metabolically active and hence represent only dormant life. ओके, सो यहाँ पर बता रहा है कि लाइफ जो है, जो बायोस्फीयर है, वो एक्सट्रीमली नॉर्थ और साउथ पोल पे एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट क्यों नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। ओके, और भी धूप पड़ती नहीं है, मतलब जो अर्थ का, क्योंकि अर्थ, अच्छा मुझे बताओ, देखो अर्थ है ये, यहाँ से सोलर की लाइट आ रही है, ठीक है, सो क्यों नहीं ऐसा सिस्टम सपोर्ट कर रहा। ऑब्वियसली सब कुछ द्वारा धूप भी आ रही है, यहाँ से पड़ रही है, ऑब्वियसली हर जगह पर धूप पड़ेगी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ग्लेशियर होंगे पिघलेंगे, नदी चलेगी, नदी से इवेपोरेशन होगी, कंडेंस से बादल होंगे, कंडेंसेशन होगी, प्रेसिपिटेशन होगी। ओके, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होगी, इसका मतलब हरियाली होगी, पानी शानी पड़ेगा, हर जगह पर जंगल होंगे, पेड़ होंगे, लाइफ एग्जिस्ट करेगी। फिर लेकिन फिर यहाँ पर नॉर्थ पोल में क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीज़न है, क्यों, क्योंकि जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है ना। सो यहाँ पर एक और कंसेप्ट क्लियर होता है आपको कि हर दिन और रात कैसे होते हैं, मतलब ठीक है, सर्दी मौसम कैसे होता है। यहाँ पर जो सन पड़ रहा है, सन की लाइट पड़ रही है, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे भी सन, मैं आपको एक और बताता हूँ। ओके, लेट को लो, ये सन है, ठीक है, ये अपनी लाइट मारा, दो कंडीशंस में बात कर रहे हैं हम। ये सन की रेज आ रही हैं और ये अर्थ है 23 डिग्री टिल्टेड है, ठीक है। सो ये ऐसा है क्योंकि जब ये देखो ये अर्थ रोटेट कर रही है ना, है ना, सो जब उसका ये वाला हिस्सा सूरज के इस साइड होगा, सूरज के इस साइड होगा, तो अगर लेट कर लो ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ है यहाँ पर, तो साउथ है यहाँ पर, ठीक है। सो जब नॉर्थ में सूरज पड़ेगा, है ना, तो साउथ में सर्दी होगी, तो नॉर्थ में गर्मियाँ होंगी। सो ये सर्दी गर्मियों का कैसे, वहीं जब ये घूम के ये वाला पार्ट, नॉर्थ वाला पार्ट नीचे आ जाएगा और साउथ वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, सो साउथ में गर्मी होगी और नॉर्थ में ठंड होगी। ओके, सो लेकिन जो बात करें नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, सो वहाँ पर इतना ज़्यादा ग्लेशियर है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है, बर्फ़ है, जहाँ हमको देखो पोलर रीजन बोलते हैं, वहाँ पर पोलर बेयर्स होते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई अगर देखा गया है तो कि माउंटेन्स के 90,000 मीटर अबव तक पाई गई है, लेकिन वो मतलब एक्टिव नहीं है, उसकी मेटाबॉलिज्म के लिए कभी वो एक्टिव नहीं है, इसलिए उसको वो नहीं माना जाएगा, ठीक है, वो सिर्फ एक डॉर्मेंट बन चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बताया गया कि जो बायोस्फीयर है वो नॉर्थ और साउथ पोल पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो पोलर रीजन है, वहाँ पर लाइफ सपोर्ट नहीं करती है। ओके, द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर इज डिविजिबल इनटू इनमरस regions called biomes, which form vast ecosystem and are characterized by climatic vegetation, animal life and general soil type. The dozen or more biomes of the earth are spread over millions of square kilometers and span entire continent. Number two biomes are no two biomes are alike. ठीक है, जो दो बायोम्स होंगे वो सेम नहीं होंगे। मैंने आपको बताया कि जो इकोसिस्टम वो बायोम्स में डिवाइडेड है, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर जगह का इकोसिस्टम ऐसा होगा, यहाँ पर ज़्यादा बारिश हो रही है, यहाँ पर हर जंगल वगैरह है, सो यहाँ पर एक इकोसिस्टम का एक बायोम है, ठीक है, बायोम यहाँ पर ज़्यादा टेरेस्ट्रियल अच्छा है, इसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ डेजर्ट है, ओके, लाइफ इतना ज़्यादा इसलिए हर जगह रहती रहता है। सो ये भी इकोसिस्टम का एक पार्ट ही है ना। सो इसको क्या, ये दूसरा बायोम हो गया, ये फर्स्ट बायोम। सो ये दो सेम नहीं है। यहाँ पर 365 डेज अच्छी हरियाली है और यहाँ पर डेजर्ट है तो दोनों पार्ट इकोसिस्टम के ही पार्ट हैं, लेकिन अलग अलग हैं, ठीक है।
The climate determines the boundary of biome and abundance of plants and animals found in each of them. The most important climatic factor that determines the boundaries of biomes are temperature and precipitation, rain and snow. मैंने आपको पहले यहाँ देखो ऑब्वियसली मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, अगर दो पर्टिकुलर एरिया हैं सो अगर इन है तो ये मतलब ओवरऑल अर्थ क्या है, अगर ये अर्थ है, अगर आपने समझ लियो अर्थ क्या है, अर्थ इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम है, ठीक है। अब इकोसिस्टम में इन्होंने बताया कि इकोसिस्टम जैसे एक कंट्री है, एक कंट्री किस किस में डिवाइडेड है, एक कंट्री स्टेट्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। एक कंट्री या स्टेट में डिवाइड होगी, स्टेट आगे किस में डिवाइड होगी, तहसील में डिवाइड, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होगी, फिर डिस्ट्रिक्ट तहसील। सो वहाँ पे बता रहा है तो इकोसिस्टम है वो किस में डिवाइड हो रहा है, वो इकोसिस्टम जो डिवाइड हो रहा है दो बायोम्स में डिवाइड हो रहा है। सो यहाँ पे बता रहा है जो दो के दो बायोम्स हैं वो बिल्कुल सेम नहीं होंगे, उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन सेम नहीं होंगी। एक सिस्टम में देखो मैंने आपको पहले बताया कि ट्रॉपिकली की वजह से, बारिश वगैरह की वजह से और भी कंडीशंस की वजह से जो पूरे साल अच्छा रहता है, यहाँ पर बारिश वगैरह हो रही है, सन की लाइट अच्छी पड़ रही है, सो हरा भरा रहेगा। लेकिन उसके कंपेरिजन में जहाँ पर डेजर्ट है या फिर जहाँ पर ये बात करोगे ये तो यहाँ से पोलर रीजन से बर्फ़ पड़ रही है। सो मेन कंसेप्ट ये है कि जो दो इकोसिस्टम के दो पार्ट्स में डिविजिबल किया गया है, इकोसिस्टम का जो पार्ट है बायोम, ठीक है, उस हर बायोम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। सो दो बायोम है वो कभी भी सेम नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों जगहों का अलग अलग अपना अपना टेम्परेचर होगा, ठीक है। अब इस जगह का टेम्परेचर यहाँ पे सूरज की डायरेक्ट करनी पड़ रही है, सो यहाँ पर लाइट का लोग इतना हाई होगा, ठीक है, बीच में मीडियम होगा, इधर लो होगा, ठीक है। सो टेम्परेचर देख रहे हो अलग अलग जगह का, यहाँ पर अलग अलग होगा, यहाँ पर अलग अलग जगह का टेम्परेचर हो रहा है, बारिश किस जगह पे कितनी पड़ रही है वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। Aquatic systems are also divided into distinct aquatic life zones, which, however, are not called biomes but are very similar. But the aquatic life zones are regions of relative distinct plants and animals. The major difference between the various aquatic zones is due to salinity levels of the dissolved nutrients, water temperature, and depth of sunlight precipitation. You will learn about these types of terrestrial ecosystem, namely biomes and aquatic life zones, are on Unit Earth, Unit 3. सो हम यूनिट 3 में इसके बारे में अच्छे से ज़्यादा पढ़ेंगे। अब से भी नॉर्मल इंट्रोडक्शन दी गई कि एक्वाटिक सिस्टम है जो वो भी डिवाइडेड किया गया है अलग अलग पार्ट्स में। ओके सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ओके, ईच बायोम और एक्वाटिक जोन can be subdivided into smaller units called ecosystem. An ecosystem is the subdivision of biome and can be also called इकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। सो मैंने बताया कि इकोसिस्टम जो कि बायोम में डिवाइडेड होता है। सो बायोम हमने देखा बायोम को और क्या बोल सकते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियसली इकोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, जो ये एक्टिविटीज़ है वहाँ पर परफॉर्म हो रही है। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम फ्रॉम द एनी कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम इंक्लूड द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट एंड इंटरेक्शन बिटवीन द टू, ठीक है। सो मैं यहाँ पर बता रहा है कि जो ये इकोसिस्टम की जो डेफिनेशन में हमने देखा कि किस तरह से जो टू कम्युनिटीज़ ए बायोटिक और बायोटिक कम्युनिटीज़ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं और इकोसिस्टम को फंक्शन कर रही हैं। ओके सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करता हुआ मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ कि ए बायोटिक कंपोनेंट ऑब्वियसली हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ लिए कौन कौन से हैं, एयर, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, ओके वगैरह वगैरह, वही है यहाँ पर बताया गया। ठीक है, सो abiotic are inorganic and non-living part of ecosystem. Each of abiotic factor may be studied individually. However, each of factor is influenced by and in turn influences all other factors. बट इतना ज़्यादा इसमें के बारे में बताया नहीं गया, लेकिन आपको सिर्फ जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया गया वही लिखना है, वही काफ़ी है। अब बात अच्छा बायोटिक फैक्टर्स क्योंकि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कहीं ना कहीं लाइफ है, इनको पढ़ना जरूरी है। ओके, इसमें पढ़ते हैं बायोलॉजिकल और बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम इंटरेक्ट्स इन ए बायोटिक बैकग्राउंड। ओके, प्रोड्यूसर जो फर्स्ट हमने पढ़ा इसका कंपोनेंट प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर मतलब ऑब्वियसली प्लांट्स। ओके, सो क्लोरोफिल, बेयरली ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एलगी आर द मेन बायोलॉजिकल एंड बायोटिक मेंबर्स इन नेचर विच इन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन दिस प्रोसेस द क्लोरोफिल बेयरिंग ऑर्गेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक अप एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड through their leaves and combine with the water to produce organic substance. Okay, chemosynthetic bacteria also synthesize their own food, but instead of sun energy they use simple chemicals released from the interior of earth to prepare food by the process of chemosynthesis. Organisms that are able to manufacture their own food are called autotrophs or producers. So यहाँ पर बड़ी ज़्यादा प्राइमरी बात, बहुत नॉर्मली बात बताई कि ऑटोट्रॉप्स हो या फिर प्रोड्यूसर की बात करें बायोटिक कंपोनेंट्स के, तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ओके, ये एक सिंपल प्रोसेस है, सनलाइट से जो CO2 को कन्वर्ट करके, एटमॉस्फेरिक CO2 को कन्वर्ट करके उसका अपने पत्तों के साथ वाटर की हेल्प से
उसको मतलब खाना अपना तैयार करते हैं। लेकिन एक और बात करते हैं केमोसिंथिक बैक्टीरिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। केमोसिंथिक बैक्टीरिया भी एक ऐसा प्राणी, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि प्राइमरी लेवल पर अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है, बट सनलाइट की हेल्प नहीं लेता है, मतलब सनलाइट की वजह से नहीं, बट अर्थ से केमिकल रिलीज होता है, उस केमिकल को हेल्प से अपने लिए खाना खुद प्रिपेयर करता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंथोनाइसिस। ओके, सॉरी, केमोसिंथेसिस। ओके, और वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, या प्रोड्यूसर बोलने से। अगर कभी पेपर में आपको आया ऑटोट्रॉप आ गया या फिर प्रोड्यूसर आया तो कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों को मतलब सेम होता है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट है कंज्यूमर या हेटरोट्रॉप्स। ऑब्वियसली हमने पढ़ा कि जो प्रोड्यूसर जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो 3 में डिवाइडेड है। ठीक है, 3 में डिवाइडेड है, बोलने की जरूरत नहीं होती, अभी आपको याद हो जाना चाहिए। सबसे पहले प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर, फिर डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर में प्लांट आ गया, प्लांट, ठीक है, प्लांट को किसने खाया? कंज्यूमर में लाइन ने खाया, लाइन जब मर गया उसको किसने खाया? डिकम्पोजर बैक्टीरिया ने खाया। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। सो कंज्यूमर्स या कंज्यूमर को हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स के बारे में क्या पढ़ेंगे? ऑल अदर ऑर्गेनिज्म दैट आर अनेबल टू मेक देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू मीट देयर एनर्जी नीड्स फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स or phagotrops or consumers. Among consumers, animals such as goat, cow, deer, rabbit, insects like grasshoppers which eat green plants are called primary consumers or herbivores. Organism which eat herbivores like bird that eats grasshoppers or carnivores, or they eat other animals. These carnivores are also called secondary consumers. Carnivores organism like cat which eat secondary consumers like birds are called tertiary consumers. Thus, while the primary consumers are herbivores, the secondary consumer and tertiary carnivore, the secondary and tertiary consumers are called carnivores. Animals like tiger, lion, and vultures, which are not killed or eaten by other animals, are top carnivores. Okay, so यहाँ पर बता रहा है कि बायोटिक कंपोनेंट्स में मैंने आपको बताया जब प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है, सो प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं। ओके, सो प्लांट को प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी लेवल पे कौन कंज्यूम करेगा? प्राइमरी लेवल पे कंज्यूम करेगा, लेट कर लेते ग्रास होपर। ठीक है, सो ग्रास होपर को कौन खाएगा? ग्रास होपर को कौन खाएगा? बर्ड खाएगा। बर्ड क्या है? कार्निवोरस होगा। क्यों? क्योंकि ये अपना खाना खुद ही बना रहा है। सो ठीक है, सो इसने ये ग्रास होपर पे डिपेंड हो गया। यह है सेकेंडरी लेवल का। अब बर्ड्स को कौन खाएगा? सॉरी, देखो ग्रास ऊपर सो ग्रास ऊपर को इसने फर्स्ट पे किसने खाया? बर्ड्स को खाया, बर्ड ने खाया, सो इसका प्राइमरी हो गया। उसके अब बर्ड्स को कौन खाएगा? वल्चर आ गया। ठीक है, गिद्ध। ठीक है, सो ये आ गया सेकेंडरी। ओके, सो इसके बाद इनको कौन खाता? वल्चर। ऑब्वियसली फिर ये हो गया टर्शरी हो गया। ओके, वल्चर्स के बाद आगे इनको जब वो खाते हैं। लेकिन जो ऐसे हम बात करें, शेर की बात करें, ठीक है, टाइगर की बात करें, लाइन की बात करें, ठीक है, तो इनको, इनका शिकार तो कोई नहीं करता। हाँ, हमको देखने को मिलता है। फिर इनको बोलते हैं टॉप कार्निवोर्स। लेकिन ये भी तो किसी पे डिपेंड है, जो इनके नीचे के लेवल जो छोटे जानवर हैं। अब शेर घास तो नहीं खाएगा, ठीक है, शेर घास नहीं खाएगा, लेकिन जिस प्राणी ने घास खाया शेर उसको खाएगा। ओके, सो अब शेर को कोई नहीं खा सकता, शेर को कोई शिकार नहीं कर सकता, इसलिए ये कार्निवोर्स तो है, लेकिन इसको टॉप कार्निवोर्स बोलते हैं। ठीक है, टॉप कार्निवोर्स मतलब जिसका कोई शिकार ना कर सके। लास्ट पे आता है डिकम्पोजर्स या फिर सैप्रोफिट्स जिनको हम बोलते हैं, या फिर प्रोड्यूसर। ठीक है, बोथ द कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल एंड डाई विद न्यू जनरेशन ऑफ देयर पॉपुलेशन डेवलप। यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट हैपेंड टू द डेड ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम। देयर इज कंटिन्यूस ब्रेकिंग अप ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड डेड ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर organisms, and there is a continuous cycling of materials. Certain bacteria which are microorganisms and some fungi are responsible for the decomposition of recycling of matters. Their organisms are called decomposers or saprophytes or reducers. Most of saprophytes are microscopic and are heterogeneous, heterotropic in nature. The role of decomposer is very essential and important. डिकम्पोजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल डिकम्पोजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम में, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो कोई भी चीज़ जो है बायोडिग्रेडेड नहीं होगी। जब भी कोई चीज़ खत्म होती है, डेड होती है, तो हम देखते हैं कि उसको कीड़े पड़ जाते हैं ज़मीन पे। जब पेड़ है, पेड़ की बात करो तो पेड़ टूट के नीचे पड़ा है, सालों साल लग जाते हैं, फिर उसमें कीड़े लग जाते हैं। कीड़े छोटे छोटे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटते देते हैं, खा देते हैं पूरा। ठीक है, हम बोलते हैं जिसको कीड़ा लग गया। ठीक है, वो डिकम्पोजर्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, उसके बाद तब जाके जब पेड़ पूरी तरह से डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसको खत्म हो जाएगा, तब वो सालों साल पड़ा होकर उसके बाद फॉसिल फ्यूल बनता है। ठीक है, सो अगर डिकम्पोजर ही नहीं होंगे तो कोई भी जब डेड, जो कोई भी चीज़ डेड हो जाएगी तो उसको डिकम्पोज करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, बहुत ज़्यादा। अभी तक उसका अभी तक ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी कि जिससे पूरी तरह से कोई चीज़ डिकम्पोज से। लेकिन जो लास्ट लेवल पे प्राइमरी
सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पे जब कोई भी लास्ट में मर जाता है, सो कोई भी ऑर्गेनिज्म, सो उसको डेड खत्म पूरी तरह से डिकम्पोज मतलब ख़त्म कर देना, वो कौन करता है, ये करते हैं, वो है डिकम्पोजर्स। ओके ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? यू मे नाउ अवेयर दैट द इकोसिस्टम इज कंसिडर्ड discrete unit where complex natural community obtain food directly or indirectly from plant through 1 2 3 steps, and accordingly these steps are known for the first second थर्ड फोर्थ ट्रॉपिक। ट्रॉपिक का मतलब होता है नरिशमेंट, ठीक है, लेवल्स और फूड लेवल। सो यहाँ पर ट्रॉपिक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर लेवल। जब एक फूड चेन जब हम बात करते हैं तो जब एक लेवल से दूसरे लेवल पे फूड पहुँच रहा है, ठीक है, घास से जब घास था जो जब हिरन ने खाया, ठीक है, जो हिरन को जब शेर ने खाया, लायन ने खाया, सो जब इस घास खाया, इस घास की एनर्जी इसके अंदर आई और इस चीज़ की एनर्जी इसके अंदर आई, तो मतलब पर्टिकुलर इसकी एनर्जी हो रही है, जो शेर है वो इस घास को डायरेक्टली नहीं खा सकता, इसलिए इनडायरेक्टली खा रहा है। सो जब ये मेन बात किसकी हो रही है, एनर्जी की हो रही है। तो जब ये एनर्जी अलग अलग स्टेज पे पहुंच रही है, फर्स्ट स्टेज ये है हिरन ने खाया, उसके बाद सेकंड स्टेज ये है शेर ने खाया, सो जब ये पर्टिकुलर एनर्जी एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाती है, सो उसकी बात बता रहे हैं कि उसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। एक एनर्जी का लेवल, एक स्टेज की कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। Trophic level refers to the position or level of food chain or ecological pyramid. It is occupied by a group of organisms that have similar feeding mode. Trophic level are numbered according to the number of steps or level or an organism in way away from the source of food and energy that is the producer. A food chain would start at trophic level. Similarly, the base of ecological pyramid is also trophic level. The trophic level first is occupied by the primary producer that are referred as autotrophs. The next trophic level of food chain is ecological pyramid, is tropical level. The next trophic level in the food chain or ecological pyramid is trophic level second, which consists of organisms that is feed on a primary producer and are referred as primary consumers or heterotrophs or herbivorous. Trophic level third, fourth, and fifth would be occupied by carnivores. Given below are the prevalent numbers of trophic level that has exist in ecosystem. The types of organism groups that occupy a variant trophic level. So actually मेरी बात है कि ना मैं आपको पढ़ा उस पैराग्राफ पढ़ने से पहले एक्चुअली सारी चीज़ समझा देता हूँ। तो अभी मैंने आपको ये चीज़ अभी पहले समझा दी कि किस तरह से जब एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाएगी तो उसको किस तरह से हम ट्रॉपिक लेवल बोले। इस पूरे पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा कि ओबियसली जो ट्रॉपिक ऑफ लेवल, ट्रॉपिक लेवल का मतलब स्टेज होगी, एक पोजीशन होगी, ठीक है। तो जब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में एनर्जी जा रही है सो उसको ट्रॉपिक लेवल बोल रहे हैं। और यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल के अलग अलग बताइए। सबसे फर्स्ट लेवल पर ओबियसली हमको पता है कि कौन सी होती है, प्राइमरी होती है। सेकंड लेवल पे होती है सेकेंडरी होगी, वो थर्ड लेवल पे होगी टर्शरी होती है। सो ये है ट्रॉपिक्स के लेवल। सो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, सेकंड लेवल पे हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, सबको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर इस इन्होंने बताया कि ये है ट्रॉपिक लेवल का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ओके, सो ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट। ट्रॉपिक लेवल जो फर्स्ट होता है वो होता है ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रॉप्स के होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं ऑब्वियसली सन की एनर्जी से खुद के लिए खाना बनाते हैं। सो फर्स्ट लेवल पे वही आ गया स्टेज में, ठीक है। सेकंड लेवल पे हर्बीवोरस प्राइमरी कंज्यूमर्स। ट्रॉपिक लेवल सेकंड हेटेरोट्रॉप्स। ओके, सो सेकंड नंबर पे हर्बीवोरस क्यों है? क्योंकि जो प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से हैं? क्योंकि जो ओबियसली घास को खाएंगे, ऑटोट्रॉप्स के बाद जो उन पर डिपेंड होंगे। घास को कौन खाएगा? हिरन खाएगा ओबियसली। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स ट्रॉपिक लेवल 3, ठीक है। दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। तो जब सूर्य से एनर्जी मिली प्लांट को, ठीक है, जब सूर्य से एनर्जी मिली प्लांट को, तो जो प्रोड्यूसर ने जो फर्स्ट प्राइमरी लेवल पे जो ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट का जो ऑटोट्रॉफ है उसने जब सबसे फर्स्ट अपने लिए न्यूट्रिशन बनाया, जो प्लांट है न्यूट्रिशन में, उसको सबसे फर्स्ट लेवल पे प्राइमरी कंज्यूमर कौन था? उसका ग्रॉसहॉपर था। से ये हो गया प्राइमरी हेटेरोट्रॉप। उसके बाद सेकेंडरी लेवल पे जाते हैं कार्निवोर। सेकेंडरी कार्निवोर्स कौन से? ट्रॉपिक लेवल 3 हेटेरोट्रॉप्स, जिसको बर्ड ने खाया। ओके, उसके बाद कार्निवोर्स टर्शियरी कार्निवोर्स ट्रॉपिक लेवल 4 पे चले जाते हैं। बर्ड को किसने खाया? वल्चर ने खाया, ठीक है। देख रहे हो ये तो सिस्टम सन की एनर्जी से फर्स्ट एनर्जी ये वही है। अच्छा, एक बात तो, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए ताकि वो जिंदा रहे, है ना। अब जो एनर्जी हमको पता है कि सबसे ज़्यादा कौन बना रहा है? ऑब्वियसली ऑटोट्रॉप्स बना रहे हैं। हमने देखा कि ऑटोट्रॉप्स है वो प्राइमरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही एनर्जी खाना खुद बनाते हैं और हम जो है उन पर डिपेंड है। ओके, सो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है प्लांट्स, वो अपना खाना किस तरह से बना रहे हैं? वो सन की एनर्जी से बना रहे हैं अपने लिए खाना। ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो इस प्लांट में एनर्जी है, जो जानवर है वो अपने लिए खाना तो नहीं उगा सकते हैं, राइट। सो अब यहाँ से एनर्जी है, इस वाली एनर्जी को वल्चर पे कैसे पहुँचे? सो इस वाली एनर्जी को यहाँ से ग्रॉसहॉपर खा रहा है, ठीक है। ग्रॉसहॉपर कंज्यूम कर रहा है एनर्जी। ग्रॉसहॉपर को कौन खा रहा है? बर्ड खा रहा है, ठीक है। अब एनर्जी इंडायरेक्टली एनर्जी एक दूसरे के ले रहे हैं, ठीक है। ये वाली एनर्जी इसके अंदर गई, ये वाली, ठीक है,
एक मिनट, ये एनर्जी इसके अंदर गई, ये एनर्जी इसके अंदर गई और ये एनर्जी इसके अंदर गई, ठीक है। डायरेक्टली ये इस एनर्जी को नहीं कर ले रहा है, लेकिन इसका एम क्या है, ये एनर्जी को ही लेना इसका एम है, बट डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली है। इसको चेन सिस्टम बोलते हैं, जो कि मैंने अभी आपको समझा दिया। देखो ऑब्वियसली मैंने आपको इसको चेन सिस्टम में समझा दिया यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल की बात कर रही है। ट्रॉपिक लेवल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया इन्होंने, ठीक है। हर्बीवोर्स, कार्निवर्स, सेकेंडरी, हर्बीवर्स का प्राइमरी लेवल, हर्बीवर का सेकेंडरी लेवल, हर्बीवर टर्शरी लेवल, टॉप कंज्यूमर्स बोलते हैं जिसको, जिसको मतलब जिनको कोई नहीं खा सका, ओके। उसके बाद टॉप कार्निवर्स, कॉटनरी कंज्यूमर्स, ट्रॉपिक लेवल 5, ओके। सो ये है उसकी स्टेजेस ट्रॉपिक लेवल की। आई होप कि आपको समझ आई होगी। उसके बाद लेक्चर लंबा हो गया होगा, आई सॉरी उसके लिए, बट एक्चुअली क्या है बहुत ज़्यादा डीप में दिया गया, उसने वहाँ एक एक पॉइंट पढ़ना है, ओके। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आज का टॉपिक लंबा होगा इसलिए मैं आपको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड में, ओके एंड बाय बाय, थैंक यू।